आप हैं शकील सिद्दीकी, शकील अहमद सबके भाई, जिनका पुणे जेल में ब्रूटली मर्डर हुआ था। बताइए कि क्या हुआ था आपके भाई के साथ, किस तरह से अरेस्ट हुए थे वो? और मेरे भाई डॉक्टर के पास अपनी बेटी को, उनके पास एक 1.5 साल की बेटी थी, उसकी तबीयत थोड़ा खराब थी। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ ही पड़ता है, पहाड़गंज में कल्लावती, वो हॉस्पिटल है। वहाँ मेरे भाई अपनी बेटी को लेके और मेरी भाभी भी साथ में भी जा रहे थे। वहीं ATS वाले के कुछ लोगों ने उनको वहीं पे पकड़ लिया और शायद उनके कुछ पीछे से कोई आदमी पड़ गया था, जिन्होंने इशारा करके पहचानवाया ATS वाले को, और उन लोगों ने पकड़ के इनको 2 दिन गायब कर दिया। फिर ये जो पहचानवाया था उनको मेरी भाभी पहचान ली थी, तो उनके द्वारा पता चला कि हाँ इन्होंने मतलब ये मुखबिरी की है और इन्होंने पकड़वा के वो ATS वालों को ही हवाले किया गया। फिर ATS से पता चला कि हाँ आपका आदमी मेरे पास है, और उन्होंने बात कराया और एक बार मिलवाया तो मेरे भाई रुक रहे थे, वो परेशान थे। उसके बाद मैं अक्सर जाता था मिलने के लिए, हर 2 दिन 4 दिन पे पता चलता था कि हम मिलने जा रहे हैं, मतलब तो वहाँ से देखते थे कि उनकी हालत कुछ ऐसी खराब सी हालत थी, मार वार लगता था थोड़ा। फिर वहाँ पे तो आदमी लोग होते थे उनके ATS वाले के, तो वो बोल नहीं सकते थे ढंग से, लेकिन मुलाकात के दौरान ये लगता था। और ATS वाले हमें धमकाते रहते थे कि अगर इसके बारे में ज़्यादा अगर पीछे जाओगे तो हम तुम लोग को ही फंसा देंगे, क्या कि हमारे पास सब कुछ होता है, गन बन, जो चाहे जिसको चाहे जहाँ से भी हम फंसा सकते हैं। मतलब इमोशनली टाइप से हमको ब्लैकमेल किया जाता था। हम भी जाते थे और भाई भी कहता था कि देखो ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मिलने नहीं देंगे, और जो चीज़ यहाँ पे फील करते हो यहीं पे फील करके रह जाना, घर पे मत बोलना, ना आगे किसी को बोलना। हम भी जाते 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मेरे भाई को तिहाड़ जेल में रख दिया गया। वहाँ एक बार हम मिलने गए तो मेरे पास आई कार्ड न होने के कारण मेरी भाभी मिलने गई। मेरी भाभी रो रही थी जेल में मिलने के बाद, तो बोला गया कि अब तुम परेशान हो, मार तो वहाँ हमको लगता था यहाँ तो अब कुछ है भी नहीं, अब तो यहाँ सजा काटनी है, देखो जो किस्मत में लिखा है वो होगा, हम क्या कर सकते हैं। समझाया गया, वो ठीक है। फिर मुलाकात हो गई, बोला फिर नेक्स्ट टाइम आना। नेक्स्ट टाइम जब मिलने गए तो उससे पहले फ़ोन आ गया कि आपके आदमी को पूना ले गया गया। पूना से कॉल आया, सॉरी पूना नहीं, वो बेंगलोर ले गया गया है। बेंगलोर में 2 महीना रखा गया। वहाँ से 2 महीने में 5-6 बार फ़ोन आया, तो बोले कि हाँ हम ठीक ठाक हैं, परेशान मत होना, जब हम आएंगे तो पता चल जाएगा कि हम कब आएंगे, फ़ोन कर दिया जाएगा। वहाँ से एक बार फिर फ़ोन भी आया कि हाँ आपके आदमी को, ये आज से लगभग 2 मई को, जून चल रहा है ना, हाँ 2 मई को फ़ोन आया कि आपके आदमी को हम, सॉरी 1 मई को फ़ोन आया कि आपके आदमी को हम पूना ले जा रहे हैं। तो भाई का फ़ोन आया, बोला कि हम पूना में हैं, हम ठीक ठाक हैं, तो टेंशन मत लेना और अपना ख्याल रखना। क्या कि फिर 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, लगभग मान लो 14 जून को फ़ोन आया होगा कि घर ऐसे ही मतलब बहुत उदास से फ़ोन किए हैं, और भी हम लोग बहुत कोशिश करते थे बात करने की, जो एक बैग सा बात हो गया जो पूना कस्टडी में थे। तो बोले कि घर वालों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। मेरी भाभी से बात हुई और लग रहा था ऐसा कि मतलब अब दोबारा लौट के नहीं आएंगे, उनके हालात ऐसे लग रहे थे और खुल के वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर इधर ये 6 तारीख को मैंने फ़ोन किया तो बोला कि भाई मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, हमको वहाँ का नंबर दो या हमको बात करवाओ हमको भाई। तो बोला कि यहाँ है नहीं आपका भाई, मुंबई गया हुआ है। तो बोले मुंबई गया हुआ तो हमको वहाँ का नंबर दे दो। तो बोले सॉरी नंबर नहीं है मेरे पास, तो 3-4 दिन में पता चल जाएगा। बोले क्या पता चल जाएगा? बोले पता चल जाएगा। जो भी बहस करने लगा, हम भी तो आधे तक बहस किए, उससे क्या पता चलेगा हमको बताओ। तो बोला कि बस बोल दिया 3-4 दिन में पता चल जाएगा, मेरे पास कोई नंबर नहीं होता है। डांट दिया हमको। हम भी बोले कि ठीक है आपके हैंड में आदमी, आप जो चाहो करो, हम बोल भी क्या सकते हैं। उसके बाद 8 तारीख को घर से न्यूज़ आया कि ऐसे मतलब शकील सिद्दीकी की यरवदा जेल में पुणे में हत्या कर दी गई है, 2 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। इसका प्रूफ करके बताओ कि मतलब पूछा गया कि सच्ची बात है क्या नहीं। 1 बजे जुमा का दिन था और ये 8 तारीख की बात है। तो हमने दिल्ली स्पेशल सेल वाले को फ़ोन किया कि हाँ ये सही बात है। तो दिल्ली स्पेशल सेल वाले रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे, कह रहे कि हम दिल्ली से बाहर हैं, हम यहाँ है नहीं। फिर कितना रिक्वेस्ट की आप पता करके सर बता तो सकते हो, न्यूज़ ही तो मांग रहे हैं। तो आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि हाँ जो बात सुने हो वो सही बात है। तो हमने कुछ नहीं बोला उनसे और कहा कि ये मेरा डेड बॉडी कैसे आएगा। तो बोला कि ये पूना का जो वहाँ का नंबर होगा वहाँ पे आप कॉल कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो जो नंबर था स्पेशल सेल वाले का, वहाँ का ATS वाले का, तो हमने उस नंबर पे कॉल किया। हमने कहा कि भाई हमारे डेड बॉडी का क्या होगा, हमें मंगवाना है। उसने कहा हमको कोई खबर नहीं होती, तो जेल का नंबर है वहाँ का नंबर ले लो, वहाँ से पता कर लेना, हमको नहीं खबर होती। हम बोले ठीक है दे दो नंबर। तो उसने 2 नंबर दिया जो 1 नंबर में से लगा नहीं, और 1 नंबर पे बेल बजा तो किसी ने रिसीव ही नहीं किया। फिर मैं परेशान होकर उसको फिर फ़ोन किया
भाई कोई तो उठा ही नहीं रहा है, आप बता दो आप खुद ही क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या करना पड़ेगा। बोले नहीं उठा रहा तो दोबारा फ़ोन लगा लेना। अब बोले आपका नाम क्या, तो नाम भी नहीं बता रहा है। अब बोले फिर हमको कैसे पता चलेगा क्या नहीं, बोले उस पर लगाते रहो पता चल जाएगा। उसके बाद किसी ने, एक मीडिया वाले ने हमको राकेश मारिया का नंबर दिया, बोला डेथ बॉडी का इसको पता लगाना, जब तक ये ना बताए कैसे क्या है भिजवाने का इनको बोलना। राकेश मारिया का नंबर है, मैंने उस पर ट्राई किया तो उसका असिस्टेंट उठा रहा है, कह रहा है कि साहब मीटिंग में है। तो कितनी देर में फ्री होंगे, तो पौना घंटा में। मैं आधा घंटा बाद फिर किया तो बोला अभी साहब मीटिंग में है। फिर आधा घंटा बाद किया तो बोला साहब मीटिंग में है। हमने कहा कि यार क्या मीटिंग हो सकता है, मेरा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्या, मेरा भाई का डेथ हो गया उसके बारे में हमको पूछना है। बोले ना साहब मीटिंग में है, कोई रिस्पॉन्स वो भी नहीं लिया, परेशान होकर छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने एमएस खान साहब हैं जो लॉयर हैं, तो उनको दिल्ली के लॉयर हैं एमएस खान साहब, उनसे मैंने सपोर्ट मांगा तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं पता करता हूँ क्या होगा नहीं होगा। तो बोले बेटा डेथ बॉडी जो है तो आ तो जाएगी, लेकिन कोई आदमी एक जाना पड़ेगा और इसको अपने खर्चे पे लाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमको डेथ बॉडी इमीडिएटली चाहिए जितना जल्दी आ सके। उन्होंने कहा ठीक है तो अपने कोई आदमी को जल्दी से भेजो। मेरा एक भाई पुणे में मुंबई में रहता था, मैंने उसको बोला अफरोज करके नाम था, अफरोज अहमद, मैंने उसको भेजा कि अफरोज भाई जैसे डेथ बॉडी के लिए आपको जाना पड़ेगा, जल्दी चले जाइए ले आइए। सुबह से शाम लगा दिया, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, कोई डेथ बॉडी तक नहीं देने को तैयार था, ना उसका कोई इन्विटेशन मतलब कि हाँ भाई डेथ बॉडी जाएगा नहीं जाएगा, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था। जबकि जब कोई आदमी पकड़ाता है, एक मेरे गांव से जब पकड़ा गया तो बोला गया कि इतना खतरनाक आतंकवादी था जिसे मतलब वायुसेना के हेलीकॉप्टर में इसको ले जाया गया दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। लेकिन एक डेथ बॉडी भेजने के लिए वो इतना प्रोसीजर और वो भेजने तक के लिए अलाउड नहीं कि अपना आओ ले जाओ, शाम लगे 2 दिन लगे जितना दिन लगे, डेथ बॉडी तक भेजने का अलाउड नहीं हुआ। उसके बाद हमने किसी कैसे मतलब शाम रात लग गए, रात में मेरे भाई को भी पता चला कि हाँ डेथ बॉडी, और जितने सारे लोग थे उन्होंने मदद की और उनके थ्रू मेरा डेथ बॉडी आया। तो बाद में ये मेरे को पता चला कि भाई इसका हकीकत क्या है। तो हकीकत ये है कि इनको मतलब 2 आदमी ने मिलकर हत्या कर दिया इनकी, और ये जो 2 ने हत्या कर दिया मिलके वो अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने की है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वहाँ के राकेश मारिया है उनकी बनती है। जो जेलर है उनको तो बस जैसे घुमाया जाता है वो घूमते हैं। एक तो मेरी कोई बात आगे तक पहुँच नहीं पाती और हमको कोई मैसेज तक नहीं मिल पाता है। डेथ बॉडी का हमको 6 बजे शाम में फ़ोन आता है कि हाँ जी आपका डेथ बॉडी को कौन लेने आ रहा है, या अंतिम संस्कार के लिए आपका डेथ बॉडी कौन लेने आ रहा है, हम चाह रहे हैं कोई आए। तो हम बोले कि आप सर इतने देर से आप अब कॉन्टेक्ट कर रहे हो हमसे, बोले लग नहीं रहा था नंबर। उसी नंबर पे मैं 3 घंटे से परेशान होकर फ़ोन लगा रहा था, तो कोई बोल ही नहीं कह रहा जेलर को फ़ोन करो। अब वहाँ से उसी नंबर से फिर फ़ोन आ रहा था, कह रहा है लग नहीं रहा। ये लोग तो एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, उसका कोई पूछने ताकने वाला नहीं होता। तो हम किसको बोलने जाए, हम क्या करें। हम चाहते हैं कि इसका फिर से कुछ जाँच हो, और जिन लोगों के हरासमेंट में एक CBI अपने आप से उठाती है किसी को इंक्वायरी के लिए उठाती है, तो भाई CBI पे जो दिल्ली स्पेशल सेल ने उठाया उनको जो भी हमको न्याय चाहिए उसके खिलाफ जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अगर उन्होंने उठाया है किसी को तो फिर वो ले आके तिहाड़ में जमा करते हैं, उस पर तरह तरह के केस लगाते हैं दिल्ली स्पेशल सेल वाले, और उनको हर जगह घुमाया जाता है। फिर लास्ट में उनका डेथ बॉडी भेजा जाता है। तो ऐसा मतलब कितने लोगों को कीजिएगा, क्या क्या कीजिएगा, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम जिसको बोलते हैं बस सुन लेते हैं। आप भी मीडिया हो, कैमरा लगाए सुन लिया, आगे मेरे को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो हम अब इसके आगे हम बोल के भी थक गए हैं, मतलब हमको बोलने में भी अब इसकी चाहत होती है कि हम किसको बोले क्या बोले। जो होना है वो होना है, मरना जीना जो है अब तो किस्मत ही समझते हैं, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है तो होता है। आगे कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है और कोई किसी के हैंड में नहीं है। बस जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं ऐसा करते हैं, जिसको चाहे उठा लें। और हमें तो अब चिंता हो रही है हमारे घर परिवार वाले की कि उनके साथ भी कुछ हो जाए, आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यही चीज़ है। तो अभी आप लोगों ने क्या किया आगे? हमने अभी हमको कोई क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पता चला, जहाँ पता चला हम चले जाते हैं, बस बुलाते हैं लोग, ऐसी मीटिंग हो गई हो गया, कोई खबर नहीं कोई डिटेल नहीं। हमको तो अभी तक ये पता नहीं है कि हकीकत क्या है, कैसे मौत हुई है। ऐसे कैसे कोई मर जाएगा। मेरे भाई के बदन पे इतने सारे निशान थे, कस्टडी में इतनी सारी सजाएं मिलती थी। मेरा भाई फ़ोन करता था, इतना डरा डरा सा फ़ोन करता था और एकदम गबे अंदाज में बात करता था। उनको इतना मारा गया पीटा गया, उनकी 2 दिन में हालत बदल जाती थी। और मिलने पे बोलते थे डर के मारे कि हमको बुखार लगा हुआ है तो मैं बीमार हूँ। तो 2 दिन पहले कोई आदमी ठीक रहेगा, बुखार लगा हुआ लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, ये सब देख रहा है, बोला मत बोलना है सब चीज़, नहीं तो मिलने नहीं देंगे। इतना डरा धमका के मार पीट के इतने सारे
तरह तरह के मतलब सजा करने के बाद अगर मेरे भाई को कोई गोली मार देता, अगर मेरा भाई टेररिस्ट है तो आप मार दो, कोई बात नहीं, सजा दो, हमको कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस तरह से अगर अभी तो उनकी चार्जशीटें भी दाखिल नहीं हुई है और जो भी इल्ज़ाम होते हैं, जितने सारे इल्ज़ाम होते हैं, सारे इल्ज़ाम लगाए गए और उसके बाद जब लगा कि शायद ये आदमी अब वापस आ जाएगा, शायद कि सच्चाई जेल में आके या कस्टडी टाइम खत्म हो जाएगा, रिमांड टाइम, शायद सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए, इस डर से उसने कत्ल कर दिया, हमको ऐसा ही लगता है। ठीक है, थैंक यू।